सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है, सबको वेलकम करता हूं। और मैं बता दूं कि आपको मैं बहुत ही अच्छा 3 प्रश्न यहां पे कराने वाला हूं। आप लोग वीडियो को सिर्फ पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा। देखिए, जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखिएगा, पीडीएफ मैं पहले दे चुका हूं। सभी पीडीएफ जितना मैं अभी करा रहा हूं पहले दे चुका हूं। जो मेन क्लास चल रहा था उसमें दे चुका हूँ। ये तो रिवीजन है, इसमें पीडीएफ देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैं दे चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। रिवीजन का मतलब होता है कि जो पढ़ाया जा रहा है एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो आप लोग वीडियो को देखिए, बढ़िया है, अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझिएगा, आपका है, आपका मन है, आप जो करिए, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे सामने टिटनेस के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए, टिटनेस एक बीमारी है, टिटनेस एक रोग है, ठीक है, जो व्यक्तियों में ट्रांसमिशन यानी एक से फैलता है एक से दूसरे में, ठीक है। यह एक संक्रामक रोग है टिटनेस, ठीक है, जो अलग जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है। इसका लक्षण, जटिलता, उपचार सब चीज़ बताना होगा। एक बीमारी है तो चलिए देखते हैं टिटनेस है क्या। तो टिटनेस एक जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। मैंने पहले ही बताया कि टिटनेस एक संक्रामक रोग है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन द्वारा जो है होता है, जिसमें मुख्यतः रोगी के जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो नर्वस सिस्टम है, वह इफेक्ट होता है। टिटनेस अगर किसी को होता है तो उसमें व्यक्ति को नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब नर्वस सिस्टम प्रभावित होगा तो जैसे ही हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा तो बॉडी के हर एक भागों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी को क्या करता है, बैलेंस देता है, समझ गए। रोग कारक एवं प्रसार, इसका रोग कारक और प्रसार जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है। मतलब यह जो रोग होता है यह फैलता है और रोग होता है किसके कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु के कारण। यह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के जो स्पोर होता है उसके उससे वो घाव जो है, वो स्पोर जो है घाव के द्वारा शरीर के अंगों में अंदर प्रवेश कर जाता है, ठीक है। टिटनेस का रोग कारक क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी शरीर में घाव के मिट्टी या पानी के संपर्क में आने से जो है क्या होता है, प्रवेश करके यह हमारे बॉडी के अंदर जीव विष उत्पन्न करने लगता है। मीन्स कहने का मतलब है कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है हमारे बॉडी में कैसे फैलता है। मानिए लोगों को क्या कहा जाता है, जिसके बॉडी से ब्लडिंग आ रहा हो, ठीक है, जिसका कट फट गया हो, घाव है, तो उसको क्यों कहा जाता है कि खुला पैर मत चलो। खुला पैर इसीलिए क्योंकि मिट्टी जो होता है ना, मिट्टी में पानी में जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के अंश छिपे हुए होते हैं। अब खुला पैर चलने से क्या होगा, अगर कटा फटा कहीं है तो बॉडी में प्रवेश करेगा और उस कटे फटे के द्वारा जो है अंदर इसका स्पोर चला जाएगा और यह संक्रमण उत्पन्न करेगा। इसीलिए कटने के बाद जंग उंग लगने, जो जंग वगैरह लगा हुआ लोहा होता है उससे अगर कटता है तो आदमी तुरंत टिटनेस के इंजेक्शन लेता है, ठीक है, जो टिटनेस से बचाता है। तो यही टिटनेस आपका हो गया, समझ गए। चलिए, उद्भवन काल देखा जाए तो टिटनेस जो है 2 से लेकर 21 दिन के अंदर जो है अपना लक्षण दिखा सकता है। उद्भवन काल का मतलब ये होता है कि अपना शरीर में इन्फेक्शन, शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश करने से लेकर और इन्फेक्शन जो है उत्पन्न लक्षण दिखने तक के जो संविधि समय होते हैं वही उद्भवन विधि होता है। तो 2 से 21 दिन में इसका लक्षण दिख जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका। अब बात ये आएगा कि आखिर टिटनेस है तो भाई इसका लक्षण क्या होगा। टिटनेस जब होगा, अब चूंकि टिटनेस एक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है जो तंत्रिका तंत्र को ज़्यादा प्रभावित करता है, तो फिर यह किसको किसको प्रभावित, लक्षण क्या होगा जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित करेगा। तो देखिए, लक्षण में गर्दन, चेहरे और जबड़े की पेशियों में ऐंठन, मतलब ऐंठन आता है, ठीक है। जो गर्दन हो गया, जो चेहरा हो गया, जो जबड़ा है, इसके मांसपेशियों में जो है ऐंठन आता है, समझ गए। इसमें ऐंठन आएगा। धड़कन व्यक्ति का तेज हो जाता है, अत्यधिक पसीना व्यक्ति में आने लगता है,
हल्का बुखार भी रह सकता है, निगलने में कठिनाई होता है ऐसे कंडीशन में, और लॉक जॉक होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछता है कि लॉक जॉक जो है मजबूत तरीके से जबड़े बंद होने लगता है, यानी दांत पे दांत व्यक्ति को बैठने लगता है, किस बीमारी में होता है, तो यही जो है आपके टिटनस में होता है। इसमें व्यक्ति का शरीर धनुष की आकृति में मुड़ने लगता है और पिस्थोटोनस पोजीशन होने लगता है, ठीक है। ऐंठन के दौरे आना, व्यक्ति में ऐंठन के साथ दौरे आने लगता है, शरीर में नीलापन, ऑक्सीजन का कमी, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेचैनी वाला हो जाता है। मतलब टिटनस एक गंभीर बीमारी है, अगर नहीं ट्रीटमेंट किया जाए और किसी को अगर यह पकड़ ले तो व्यक्ति में बहुत ज़्यादा परेशानियां करने लगता है। सबसे पहले तो गर्दन, चेहरे और जबड़े की पेशियां में ऐंठन आएगा, ठीक है। धड़कन तेज होगा, पसीना तेज आएगा, हल्का बुखार भी रहेगा, आपको निगलने में भी दिक्कत होगा, लॉक जॉक के सिचुएशन आने लगेगा, शरीर धनुष की आकृति के समान हो जाएगा, ऐंठन के साथ दौरे आने लगेगा, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, नीलापन होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा बेचैनी भी होने लगेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ लक्षण दिखते हैं। अब मैंने इसमें जितना लक्षण बताया, हो सकता है सब लक्षण आपसे याद नहीं रहे, लेकिन इसका जो मेन लक्षण है कि ऐंठन के साथ दौरे पड़ना, निगलने में कठिनाई होना, लॉक जॉक होना, ठीक है, गर्दन, चेहरे, जेबड़े की पेशियां में ऐंठन होना, शरीर में नीलापन होना, ये तो कम से कम 1 2 3 4 ये 5 लक्षण तो आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब इसका नॉर्मल लक्षण है, सहायक लक्षण है। लेकिन गर्दन, चेहरे, जबड़े की पेशियों में ऐंठन होना, निगलने में कठिनाई होना, जबड़ा मजबूती से बंद होना, ठीक है, ऐंठन के दौरे आना, शरीर नीलापन पड़ना, ये सब इसके मुख्य लक्षण है टिटनेस का। समझ रहे हैं बातें को? चलिए, अब निदान कहने का मतलब है डायग्नोसिस, यानी उसका टेस्ट कौन कौन सा किया जाता है। सबसे पहले कोई भी बीमारी हो, आंख बंद करके शारीरिक जांच, फिजिकल एग्जामिनेशन लिख दीजिए, और लक्षणों की उपस्थिति के जांच लिखिए, और ब्लड जांच लिखिए। ये 2-3 टेस्ट है, किसी भी बीमारी के निदान में लिख दीजिएगा, सही होगा, ठीक है। चलिए, अब 2 महत्वपूर्ण टेस्ट है आपका। एक है वाउंड कल्चर टेस्ट, मतलब अगर कहीं पे कटा फटा है, घाव वगैरह है, तो उसके कल्चर का टेस्ट किया जाता है, वाउंड कल्चर टेस्ट। और ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जो कि बता ही दिए, रक्त का परीक्षण, ठीक है। तो ये कुछ जो है आपके जांच है, निदान है, जिसको आपको करवाना है, ठीक है, निदान में। ये हो गया निदान। अब रही बात जटिलता की, कॉम्प्लिकेशन का, तो कॉम्प्लिकेशन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन की बात मतलब होता है जटिलता। अगर कोई नहीं इस पर अपना ध्यान देता है टिटनेस पर, तो यह क्या जटिलता, क्या और गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो यह निमोनिया के कंडीशन ला सकता है, फेफड़े के जो एल्वोली है उसमें परमानेंटली संकुचन, कंट्रैक्शन हो जाएगा, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कार्डियक एर्थेमिया हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एंड लास्ट में डेथ भी हो सकता है। तो ये सब एक जटिलता है जो टिटनेस के बाद हो सकता है, ठीक है। तो निमोनिया, फेफड़ों की एल्वोली में अस्थायी संकुचन, पेप्टिक अल्सर, कार्डियक एर्थेमिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और डेथ, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए, उपचार की बात करेगा तो क्या क्या उपचार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टिटनस के विरुद्ध अगर किसी को लगे कट फट गया है तो टिटनस से बचने के लिए एटीएस इंजेक्शन दिया जाता है, एंटी टिटनस सीरम, ठीक है। यह एटीएस इंजेक्शन देना चाहिए, जो इंजेक्शन से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। एटीएस इंजेक्शन, एंटी टिटनस सीरम, यह उपचार है। रोगों की अगर लक्षण में, ठीक है, आप लोग जो देखे हैं लक्षण में उल्टी होगा, ठीक है, उसके बाद अलग अलग लक्षण देखे हैं तो उस लक्षण का प्रबंध करेंगे। और जैसे में एंटीपायरेटिक बुखार के लिए, एनाल्जेसिक दर्द के लिए, ठीक है, आईवी फ्लूइड, समझ गए, थकान के लिए, बेचैनी मिटाने के लिए ये देंगे। रोगी में टिटनस के लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजापाम देना चाहिए, क्योंकि यह डाइजापाम एक सीडेटिव दवाई है और यह व्यक्ति के मूवमेंट को कम करता है, ठीक है। तो जो जबड़ा उबड़ा मजबूती के साथ बंद होने लगता है उसको यह बहुत ज़्यादा शिथिल करता है, ठीक है। तो डाइजापाम देना चाहिए। पेशीय शिथिलक औषधियाँ देनी चाहिए। व्यक्ति में पेशी को शिथिल करने के लिए, जो पेशी मस्कुलर, गर्दन का, चेहरे का, ये सब में जो ऐंठन होता है, तो इससे ऐंठन से बचने के लिए शिथिल करने वाला दवाई पेशीय शिथिलक औषधि देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया इसका उपचार बता दिए। मस्कुलर रिलैक्सेंट मेडिसिन देनी चाहिए, ओके। तो ये 4 उपचार हो गया। अब इस रोग का हम कैसे, देखिए कोई भी बीमारी है वह संक्रामक बीमारी है, तो आप उसको
उसका रोकथाम और नियंत्रण भी जरूर बता सकते हैं। तो कैसे इसको आप रोकथाम और नियंत्रण करेंगे देख लीजिए। टिटनस के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। सबसे पहले कोई भी संक्रामक रोग है तो उसका रोकथाम और नियंत्रण जरूरी है आप लोगों को शिक्षा देकर, ठीक है। सभी जो शिशु बच्चे जन्म लेते हैं उनमें डीपीटी वैक्सीन द्वारा निर्धारित समय पर इम्यूनाइजेशन करना। डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, इस डीपीटी में टिटनस भी होता है, ठीक है। यह शिशु को ही दिया जाता है ताकि आगे चल के जो है टिटनस से बचा जाए। ओके, तो पहले ये चीज़ देना चाहिए ताकि आगे खतरा कम हो। सभी शिशुओं को 5 वर्ष पर डीपीटी या टीटी का बूस्टर डोज जो लगता है वो देना चाहिए। समझ गए चीज़ों को। आप लोग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पढ़े होइएगा डीपीटी कब दिया जाता है, डीपीटी या टीटी का बूस्टर डोज कब दिया जाता है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। चौथा है गर्भवती स्त्रियों का टिटनस का टीका करना चाहिए। प्रथम टीका 15 सप्ताह यानी 16 से 18 सप्ताह पर व दूसरा टीका प्रथम टीके के 1 माह के बाद दूसरा टीका लेना चाहिए। इसीलिए एक प्रेगनेंसी महिला जब होती है तो उसको जो है देखते हुए टिटनस का टीका दिया जाता है, क्योंकि उस टिटनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इस समय ब्लीडिंग वगैरह जो है ज़्यादा होने का समय होता है, तो इस कारण से ज़्यादा जो है टिटनस का खतरा रहता है। तो इसलिए जो है ये सारे चीज़ जो है टिटनस दिया जाता है टीका और स्त्री को बचाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये रोकथाम और नियंत्रण हो गया, मैंने बता दिया। सबका मैंने यहाँ पे इंग्लिश दे रखा है यहाँ पे, तो आप लोग इंग्लिश जो है आराम से इसको देख सकते हैं। ओके, अब आता है कीमोथेरेपी। कैंसर कीमोथेरेपी पर संक्षिप्त में हमको टिप्पणी लिखना है। तो देखिए मैंने कीमोथेरेपी पर पहले डिटेल से पढ़ाया है, बट अभी हमको रिवीजन करना है, तो चलिए देखते हैं। कीमोथेरेपी क्या है। कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है। देखिए कीमोथेरेपी कैंसर में भी चलता है, एक कीमोथेरेपी होता है जो आपको टीबी वाला को भी चलता है, तो अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। बेसिकली सिर्फ कीमोथेरेपी की बात करेगा तो कीमोथेरेपी एक दवाई का समूह है जो एक रासायनिक चीज़ों से बना हुआ है। कीमो मतलब रासायनिक उपचार, ठीक है, रसायन के द्वारा उपचार किया जाता है व्यक्ति को, ठीक है। तो इसमें जो सेल होता है, जो डैमेज सेल है उसको नष्ट करता है यह कीमो, ठीक है। यह रसायन जो है टारगेट साइट पर जाकर, लक्षित स्थान पर जाकर उस मृत या उस डैमेज कोशिकाओं को क्या करता है, नष्ट करता है। समझ गए। चलिए, वही कहता है कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करती है, यानी कैंसर कीमोथेरेपी जो ड्रग है वह कैंसर जो सेल है जो बना हुआ है बॉडी के किसी पार्ट में उसको नष्ट करता है, या इन्हें और कोशिकाओं को विभाजन करने तथा ट्यूमर का साइज बढ़ने से रोकता है। कीमो का ये काम होता है कि या तो यह नष्ट करेगा, ठीक है, अगर स्टार्टिंग समय है तो यह बिल्कुल नष्ट कर देगा, ठीक है, ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर मान गए दूसरे तीसरे स्टेज में आपका कैंसर है, चौथे स्टेज में तो फिर तो सर्जरी ही कराना पड़ता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। दूसरे तीसरे स्टेज में अगर कैंसर है तो फिर होता यह है कि जो अब चूँकि कैंसर जो सेल है, सेल का काम है कि भाई वह विभाजन करते रहेगा, और इसी विभाजन के कारण अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ने के कारण ट्यूमर भी बढ़ते जाता है। तो यह कीमो क्या करता है, सबसे पहले कोशिका विभाजन को रोकता है, ठीक है, कोशिका विभाजन को करने से रोकता है। उसके बाद ट्यूमर का जो साइज है, जैसे ही कोशिका विभाजन रोकेगा तो कोशिका विभाजन नहीं होगा तो वहाँ पे शरीर का अंग में वृद्धि नहीं होगा, यानी उस ट्यूमर में वृद्धि नहीं होगा, तो वह ट्यूमर के साइज बढ़ने से भी रोकता है कीमो, ठीक है। वह कैंसर के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। वह कैंसर कीमोथेरेपी जो है यह हमें कैंसर के लक्षणों से राहत प्रदान करता है। यह एक रासायनिक थेरेपी है जिसमें रासायनिक जो कीमो चलता है वह एक रासायनिक दवाओं ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी प्रयुक्त हेतु बहुत सारे दवाइयाँ हैं। अब उनके दवाइयों को इतना ज़्यादा दवाइयाँ हैं कि आप उसको याद रखना संभव आपके लिए नहीं है। मैंने पहले डिटेल से पढ़ाया, बट अभी मैं कुछ मैं आपको एक आध चीज़ें पढ़ा देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले है एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, ठीक है। एल्कलाइटिंग एजेंट के जो दवाइयाँ हैं वह है, देख लीजिए, साइक्लोफॉस्फेमाइड और सिस्प्लाटिन, ठीक है, याद रखिएगा। एल्कलाइटिंग एजेंट के जो दवाइयाँ हैं साइक्लोफॉस्फेमाइड और सिस्प्लाटिन, ठीक है, याद रखिएगा।
प्लांट एल्केलॉइड्स है। प्लांट एल्केलॉइड्स जो है वह विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लांट एल्केलॉइड्स में विनक्रिस्टिन है और विनब्लास्टिन है, ठीक है, याद रखिएगा। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है। इसे जो है हम लोग जो है साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। यह होता है डॉक्सोरोबिसिन, ठीक है, माइटोमाइसिन होता है, तो इसको याद रखिएगा। यह एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स है, या इसी को हम लोग साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है एंटी मेटाबॉलिज्म, यानी उपापचय पर नियंत्रण करता है, ठीक है, और उपापचय को जो है आपको सही करता है। मेटाबॉलिज्म होता है एंटी मेटाबॉलिक, ठीक है। यह दवाई मेथोट्रेक्सेट होता है और उसके बाद होता है सिट्राबिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अन्य ड्रग की बात किया जाए तो हाइड्रोक्सीडिया और मीटोटेन होता है। तो ये सब कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया, प्रकार बता दिया, याद रखिएगा। एल्केलाइटिक एजेंट में सिस्प्लास्टिन या इसी को साइक्लोफॉस्फामाइड कहते हैं, ठीक है। प्लांट एल्केलॉइड्स में इसे हम लोग विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन कहते हैं। एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक जिससे साइटोटॉक्सिक एंटीबायोटिक भी कहते हैं, डॉक्सोरोबिसिन माइटोमाइसिन, ओके। एंटी मेटाबॉलिक में होता है मीथोट्रेक्सेट, सिट्राबिन। एंड अन्य ड्रग में कुछ अन्य ड्रग भी उपयोग किए जाते हैं जैसे हाइड्रोक्सीडिया और मीटोटेन, ओके, याद रखिएगा, ओके। अब आता है रसायन। कीमोथेरेपी के दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट क्या है। कीमोथेरेपी के देने से बहुत ज़्यादा जो है आपके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है, इसके लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं, तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले प्लेटलेट की संख्या में कमी, बोन मैरो सप्रेशन के कारण। अब देखिए आदमी सिर्फ जिंदा रहने के लिए क्या क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ जिंदा रहने के लिए, क्योंकि कीमो चलने के बाद आदमी जो है मतलब समझिए तो दिनहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, क्षीण हो जाता है, समझ गए। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कीमोथेरेपी प्लेटलेट की संख्या में कमी करता है। क्यों कमी करता है? क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है इस समय, ठीक है। असमान रक्तस्राव, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। अब होता है कीमो चलने के बाद एबनॉर्मल असमान ब्लीडिंग भी हो सकता है। इसमें सबसे प्रमुख जो लक्षण होते हैं, बाल झड़ना, हेयर लॉस, व्यक्ति का बाल गिरने लगता है कीमो चलने के बाद, साइड इफेक्ट है, ठीक है। व्यक्ति के जी घबराना, उल्टी होना, इसमें आम बात हो जाता है। मुंह में छाले तक आ जाते हैं क्योंकि यह एक केमिकल होता है कीमो, और उसको बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजा जाता है सेल को नष्ट करने के लिए, तो वह गर्मी पैदा करता है जिससे बाल भी झड़ता है, मुंह में छाले भी होते हैं, जी घबराता है, उल्टी होता है, व्यक्ति को दस्त भी आने लगता है। तो ये कुछ इसका जो है दुष्प्रभाव है, मैंने बता दिया। आगे चलिए, नर्सिंग प्रबंध कहने की बात है तो नर्सिंग प्रबंध में कीमोथेरेपी की जो कंसंट्रेशन है उसको विशेष ध्यान रखना चाहिए। न तो इसे कंसंट्रेशन रेट करना चाहिए और न ही अधिक डिलेट करना चाहिए, ठीक है। न इससे जो है ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए, न इससे ज़्यादा कम भी देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। कीमोथेरेपी पूर्व प्री मेडिसिन दी जानी चाहिए जैसे एंटीइमेटिक्स और एंटीपायरेटिक। कीमोथेरेपी देने से पहले व्यक्ति को उल्टी ना हो इसके लिए एंटीइमेटिक्स और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ दिया जाता है, ठीक है। कीमोथेरेपी सदैव नियत समय पर ही दी जानी चाहिए, यानी जब देना हो, जब जरूरी हो, समय हो, उसी समय पर देना चाहिए। यदि अन्य इन्फ्यूजन चल रहे हो तो कीमोथेरेपी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर किसी मरीज को अन्य इन्फ्यूजन चल रहा हो, मतलब अन्य कोई चीज़ें दिया जा रहा हो तो उसमें सबसे पहले कीमोथेरेपी के प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, ठीक है। चौथा है कीमोथेरेपी से वेन नष्ट होने लगती है, अतः आईवी कैनुला लगाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब होता है कि कीमोथेरेपी इतना पावरफुल होता है कि यह वेन को नष्ट करने लगता है, क्योंकि अब यह डॉक्टर इससे जो है तय करते हैं कि महीना में कितना कीमो चलने वाला है, ठीक है। तो उस अनुसार व्यक्ति का वेन जो नष्ट होता है, नष्ट होने लगता है, तो इसके लिए आईवी कैनुला को बहुत ध्यान से लगाया जाता है, समझ रहे हैं। नर्स को कीमोथेरेपी तैयार करते समय एसेप्टिक टेक्निक का ध्यान रखना चाहिए, वह ग्लव्स एवं गाउन पहनना चाहिए।
और जब कीमो का दवाई आए, जब कीमो तैयार करे नर्स, तो उसको बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखे। उसके लिए ग्लव्स और गाउन पहनना चाहिए, क्योंकि यह दवाई तैयार करेगा वह बॉडी के अंदर जाएगा, तो उसमें बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक का ध्यान रखना चाहिए। छठा है, कीमोथेरेपी के दौरान जो है प्रिस्क्राइब स्टेरॉइड भी दिए जाने चाहिए, जैसे वाइसोलिन, डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिकोसोन। यह सब स्टेरॉइड दवा होता है जो कई चीज़ों में काम करता है, स्टेरॉइड दवा, ठीक है। सातवां है, रोगी के WBC एवं प्लेटलेट काउंट नियमित चेक करने चाहिए एवं आवश्यकता अनुसार ब्लड एवं प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। अब ऊपर दुष्प्रभाव में आप देखे हैं कि प्लेटलेट कमता है संख्या में, तो उसके लिए क्या करेंगे, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, चेक करते रहेंगे, और चेक करने के बाद अगर आवश्यकता पड़ेगा तो ट्रांसफ्यूजन भी करते रहते हैं। ओके, आगे चलिए। आठवां है, कीमोथेरेपी के दौरान किसी प्रकार का रिएक्शन होने पर तुरंत इसका इन्फ्यूजन बंद कर देना चाहिए एवं डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। मान गए आप लोग नॉर्मल देखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर रहे हैं, तो उसमें अगर कोई आपको समस्या दिखता है तो बंद कर देते हैं, डॉक्टर को सूचित करते हैं कि सर ये ब्लड इसको ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है, रिएक्शन होने पर। वही बात यहाँ भी है। कीमोथेरेपी में डोज पूरी होने पर IV कैनुला को नॉर्मल सलाइन से फ्लश करना चाहिए एवं फिर बंद कर देना चाहिए। कीमोथेरेपी अगर डोज कंप्लीट पूरा हो गया हो तो जो IV कैनुला लगा हो उसको नॉर्मल सलाइन सिरिंज में भरिए और फ्लश कर दीजिए, और ताकि जो उसका छिद्र है वह खुल जाए, कैनुला का जाम ना हो, ठीक है, और फिर बंद कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है, अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए यहाँ पे, वीडियो को रोक रोक कर, ठीक है। अब आता है एक महत्वपूर्ण जो है यहाँ पे चीज़ें हैं, लंबर पंक्चर, ठीक है। लंबर पंक्चर देखिए गड़बड़ हो गया है, PDF इसी पर चढ़ गया है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। LP, इसको शॉर्ट में हम लोग LP कहते हैं। 5 नंबर में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा भी गया है। देखिए LP कुछ इसी प्रकार से होता है। व्यक्ति को LP लंबर पंक्चर जो है यह एक प्रोसीजर है, यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को लंबर सब आर्केनॉइड स्पेस में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी व्यक्ति को समझिए स्पाइनल बहुत बड़ा चीज़ होता है, अगर स्पाइनल इंजरी होता है तो व्यक्ति जो है अपंगता हो जाता है, डेथ भी हो जाता है। तो यह लंबर पंक्चर एक बहुत जो है बहुत एक जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है आपके प्रोसीजर है। थोड़ा भी अगर गड़बड़ाएगा तो यह क्या होगा, जख्म कर देगा लंबर में, ठीक है, तो याद रखिएगा। लंबर पंक्चर जो होता है यह पीठ के जो हमारा पिछला हिस्सा है जहाँ पे स्पाइनल है, उसी स्पाइनल वाले एरिए में जो है आपको यह इंजेक्शन डाला जाता है पीछे से। क्यों डाला जाता है, मान गया किसी को मेंजाइटिस हो, किसी को ब्रेन में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो, ठीक है, तो जो CASF होता है, ये जो CASF होता है इसी लंबर के अंदर, इसी जो है आपके स्पाइनल के अंदर यह CASF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। यह फ्लूइड को निकाल कर पता किया जाता है, चेक किया जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यही फ्लूइड ब्रेन में भी जो है आपके तरल भरा होता है CASF, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में आप लोग को रखना है। इसका उपयोग अन्य बीमारियों के पता लगाने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के निदान के लिए यह किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। जैसे एसाइटिक फ्लूइड है ना, तो एसाइटिक फ्लूइड क्यों निकालते हैं, पेट से पानी क्यों निकालते हैं, जांच के लिए भी निकालते हैं, या फिर निदान के लिए भी निकालते हैं, पेट से पानी कम करने के लिए भी निकालते हैं। तो अगर किसी को मान गए CASF बहुत ज़्यादा बन रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर CASF बढ़ने से दिक्कत करता है, तो उस कंडीशन में CASF कम करने के लिए भी यह जो है किया जा सकता है LP, या फिर दूसरा कंडीशन में हल्का सा निकाल कर जांच वगैरह करवाने के लिए भी यह किया जा सकता है। यानी यह उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों तरीके के लिए किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देख लीजिए। पहले बिल्कुल एसेप्टिक तकनीक से साफ़ कर देते हैं, ठीक है, साफ़ करने के बाद इंजेक्शन को इस पर एकदम आराम से एकदम सब आर्केनॉइड स्पेस में लगा देते हैं, ठीक है, यही सब आर्केनॉइड स्पेस है एकदम बीच में, और लगाने के बाद जो है आपको एकदम नीचे भी नहीं है, देख रहे हैं, एकदम नीचे भी नहीं है और न एकदम ऊपर है, सब आर्केनॉइड स्पेस में है, ठीक है, यह प्रैक्टिकल कीजिएगा तब पता चलेगा। ओके, चलिए ये हो गया। अब मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, ठीक है, देख लीजिए। अब यह किसको किया जाएगा, निर्देश इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन में ICP को कम करने, मैंने पहले बताया कि अगर यह प्रेशर ज़्यादा लगाएगा
इसके बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको कम करने के लिए यह किया जाता है, किसी रोग के निदान हेतु किया जाता है। CASF की अगर जांच करना हो निकाल कर तो इसके जांच हेतु किया जाता है। स्पाइनल एनेस्थेसिया देने हेतु भी यह किया जाता है। स्पाइन में एनेस्थेसिया देने के लिए भी लंबर पंक्चर किया जाता है। मेनिंजाइटिस की जांच हेतु भी किया जाता है। औषधियों को प्रवेश कराने हेतु भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है इसके क्या है, निर्देश हैं। इन कंडीशन में इस जो है LP किया जा सकता है। ठीक है, चाहे कोई दवाई देना हो, चाहे एनेस्थेसिया लगाना हो, ठीक है, या फिर मेनिंजाइटिस हो, या फिर CASF जांच हो, या फिर रोग का निदान हो। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ओके, आगे चलिए। जटिलता की बात कीजिएगा तो जटिलता में पीठ में दर्द होना, सिर में दर्द होना, घटा हुआ आईसी लेवल, स्पाइनल तंत्रिका चोट, वही जटिलता है। अगर ध्यानपूर्वक नहीं लगाइएगा तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है देख लीजिए। सबसे पहले पीठ में दर्द होगा, ओके, सिर में दर्द होगा, कनेक्टिविटी है इसका, घटा हुआ आईसी लेवल, इसका जो है बहुत ज़्यादा निकालने से, बहुत ज़्यादा तरल निकालने से आपका आईसी लेवल बिल्कुल घट जाएगा। आपका जो स्पाइनल है उसमें इंजरी हो सकता है। ठीक है, इंट्राक्रैनियल संक्रमण हो सकता है। अब आपके करने से अंदर संक्रमण भी हो सकता है, आपका शारीरिक तापमान भी बढ़ा हो सकता है। तो ये कुछ जटिलता है जो, देखिए, जटिलता किसी भी बीमारी का बढ़ा हुआ स्थिति होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको चलिए आगे चलते हैं। लंबर पंक्चर में नर्सिंग देखभाल, लंबर पंक्चर से पूर्व नर्सिंग देखभाल। अब आपको पता है पूर्व बाद, तो लंबर पंक्चर एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, जिसमें उसके करने से पहले देखभाल नर्स के द्वारा की जाती है। जैसे रोगी और परिजनों को इस प्रोसेस के बारे में बताना चाहिए कि यह प्रोसेस क्यों किया जा रहा है। रोगी और परिजनों से प्रक्रिया के लिए रिटन कंसेंट मतलब लिखित सहमति लेनी चाहिए। प्रक्रिया से पहले रोगी को जैविक चिन्हों को जांचना चाहिए। ठीक है, वाइटल साइन को जांचना चाहिए। आगे है, लंबर पंक्चर में उपयोग आने वाले सभी उपकरण को तैयार रखना चाहिए। नर्स को CASF नमूना एकत्रित करने के लिए लेबल लगा हुआ CASF कंटेनर तैयार करना चाहिए। जो बोतल होता है जिसमें इकट्ठा करेंगे तरल, वह जो है बोतल जो है कंटेनर CASF के लेबल लगा हुआ रखना चाहिए। ठीक है, नमूना के लिए। अब आता है लंबर पंक्चर के दौरान। अब लंबर पंक्चर के दौरान की चीज़ें हैं, देख लीजिए, वह पूर्व कथा। अब दौरान वाला देखते हैं। दौरान में है, प्रक्रिया के लिए रोगी को लैटरल रिकम्बेंट स्थिति प्रदान करें। रोगी को क्या करना चाहिए, लैटरल रिकम्बेंट स्थिति प्रदान करनी चाहिए। अब मैं आपको कैसे बताऊं, यह लेटा हुआ स्थिति होता है। ठीक है, करवट लेटा हुआ, समझ गए, तो उसी स्थिति में इसको रखते हैं। सिर के नीचे, कमर के नीचे व दोनों घुटने के बीच में तकिया का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि रोगी को आरामदायक स्थिति अनुभव हो। जब एक करे तो सिर के नीचे, कमर के नीचे, घुटनों के नीचे तकिया का इस्तेमाल करें ताकि रोगी को आरामदायक स्थिति अनुभव हो। ओके, तीसरा है, प्रक्रिया के दौरान रोगी को स्थिति में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सुई अपने स्थान से अलग हो सकता है। जब ये हम सुई चुभोने लगे अंदर तो बिल्कुल पोजीशन को ना बदले पेशेंट का, क्योंकि जहाँ पे हमें इंजेक्शन लगाना हो सकता है दूसरे जगह पर लग जाएगा, और दूसरे जगह पर लगेगा तो फिर पेशेंट के लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, प्रक्रिया द्वारा प्राप्त CASF नमूने को 3 पात्र में एकत्रित करके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजना चाहिए। अब ये जब पानी तरल निकल जाए तो CASF के नमूने को प्रयोगशाला में भेजना चाहिए। आगे है यहाँ पे, प्रक्रिया के बाद रोगी के वाइटल साइन जांच करें और रोगी को चेतना स्तर कॉन्शियस लेवल को भी जांच करें। रोगी को सुपाइन स्थिति में लिटाना चाहिए। ठीक है, ये देने के बाद रोगी को प्रक्रिया के 8 से 12 घंटे के बाद ही उठने की सलाह दें। लंबर पंक्चर करने के 8 से 12 घंटे के बाद ही जो है क्या करना चाहिए, सलाह देना चाहिए उठने के लिए। ओके, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश भी दिए गए हैं, तो जो भी लोग हिंदी और इंग्लिश वाले हैं आप अपना जो है इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम मिलेंगे, यहाँ पे 3 अच्छे प्रश्न मैंने आपको करा दिया। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।